Hello, my dear students. Welcome back to my channel Educational Corner. जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार कक्षा 7 के से पाठ 8 बिरजू महाराज से साक्षात्कार पढ़ा था और समझा था और साथ ही साथ इसके शब्दार्थ भी किए थे। आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो आइए पहले समझते हैं हमने इसमें क्या पढ़ा था। बिरजू महाराज से साक्षात्कार। बिरजू महाराज, जिनका पूरा नाम बृजमोहन मिश्रा था, यह कथक के नृतक, संगीतकार और प्रसिद्ध गायक थे। इस पाठ में उन्होंने अपने जीवन में हुए संघर्षों के बारे में बताया है। यह पाठ कथक नृतक बिरजू महाराज के जीवन और कला पर आधारित है, जिसमें वह बच्चों के सवालों के जवाब देते हैं। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने अपने पिता और चाचा से कथक सीखा और कैसे नृत्य में लय, अनुशासन और समर्पण के महत्व को समझा। बिरजू महाराज ने इस साक्षात्कार में अपने बचपन, संघर्ष, कथक की परंपराओं में बदलाव और कला के प्रति अपने बहुमुखी प्रतिभा को बताया। तो आइए आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पाठ से मेरी समझते नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के लिए के एक से अधिक भी उत्तर हो सकते हैं। बिरजू महाराज ने गंडा बांधने की परंपरा में परिवर्तन क्यों किया होगा? ठीक है, तो उन्होंने जो परिवर्तन किया था, चेंज किया था परंपरा में, तो ऐसा क्यों किया होगा? वह गुरु के प्रति शिष्य के निष्ठा अनिष्ट भाव को परखना चाहते थे। वे नृत्य शिक्षण के लिए इस परंपरा को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। वे नृत्य के प्रति शिष्य के लग्न और समर्पण भाव को जांचना चाहते थे। वे शिष्य की भेंट देने के सामर्थ्य को परखना चाहते थे। तो बिरजू महाराज ने ऐसा जो है परिवर्तन क्यों किया होगा? क्योंकि वे नृत्य के प्रति शिष्य के लगन व समर्पण भाव को जांचना चाहते थे। जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है। बिरजू महाराज के जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आए? पिता के देहांत के बाद आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ा कि जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उनको जो है वो पैसों से तंगी हो गई। कोई भी संस्था नृत्य प्रस्तुतियों के लिए आमंत्रित नहीं करती थी, या उनको कोई भी जो संस्था होती थी वो डांस के लिए आमंत्रित इनवाइट नहीं करती थी। किसी समय विशेष में घर में सुख समृद्धि थी, कि किसी समय उनके घर में सुख समृद्धि थी। नृत्य के औपचारिक परीक्षण के अवसर बहुत ही सीमित हो गए थे। तो जो उनकी ट्रेनिंग के जो अवसर थे, डांस के जो ट्रेनिंग के अवसर थे, जो उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे, या जो उनको उनके पास फैसिलिटीज़ थी, वो बहुत ही सीमित, बहुत ही लिमिट हो गई थी। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसका सही उत्तर है पिता के देहांत के बाद आर्थिक अभावों का उनको सामना करना पड़ा। बिरजू महाराज के अनुसार बच्चों को लय के साथ खेलने की अनुशंसा क्यों की जानी चाहिए? तो उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर बिरजू महाराज ने कहा था कि बच्चों को जो है ना, अगर उनका उनका इंटरेस्ट है, अगर उनकी रुचि है, तो उन्हें लय के साथ खेलने देना चाहिए। तो ऐसा क्यों किया होगा? कि संगीत, नृत्य, नाटक, सभी कलाएं बच्चों में मानवीय मूल्यों का विकास नहीं करती है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं, ये बच्चों में किसी तरह का मूल्य जो है, किसी तरह की वैल्यू नहीं डालती है। या कला संबंधी विषयों में जुड़ाव के बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कला जो है और बौद्धिक विकास बहुत महत्वपूर्ण है? कला भी एक खेल है जिसे सीखने से कुछ मिलता है। वर्तमान समय में कला जो है एक सफल माध्यम नहीं है। तो इसका सही उत्तर है कि कला संबंधी विषयों से जुड़ाव बच्चों अगर बच्चे जो हैं वो कला में जुड़ेंगे तो उससे क्या होगा? उनका बौद्धिक विकास महत्वपूर्ण है, वो होगा। अगला प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। शब्द दिया है और यहाँ पर हमें उसका संदर्भ या अवधारणा दी हुई है। ठीक है, तो हमें इनको मिलाना है। कर्नाटक संगीत शैली, तो इसका सही उत्तर क्या है?
भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में प्रचलित है। तो ये दक्षिण मतलब साउथ में जो है वहाँ पर फेमस है। इसमें स्वर शैली की प्रधानता है। जल तरंगम, वीणा, मृदंग, मंडोलियन वाद्य यंत्रों से संगत दी जाती है। तो इन सब चीज़ों का, इन सब वाद्य यंत्रों का प्रयोग जो है वो इस संगीत शैली में किया जाता है। सेकंड है घराना। भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक ऐसी शैली जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में प्रचलित है। तबला, सारंगी, सितार, संतूर वाद्य यंत्र जो है यहाँ पर जो है इनका प्रयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है शास्त्रीय संगीत। भारत की प्राचीन गायन, वादन, गीत, नृत्य, अभिनय परंपरा का अभिन्न अंग। इसमें शब्दों की अपेक्षा सुरों का महत्व होता है और नियमों की प्रधानता दी जाती है। देन नेक्स्ट है हिंदुस्तानी संगीत शैली। इसमें हिंदुस्तान संगीत के कलाकारों का एक समुदाय या ग्रुप होता है या कुटुंब होता है जो संगीत नृत्य की विशिष्ट शैली को साझा करते हैं। संगीत या नृत्य की परंपरा जिसमें सिद्धांत और शैली पीढ़ी दर पीढ़ी प्रशिक्षण के द्वारा आगे बढ़ती है। फिर है कंछेदन। इसका सही उत्तर है हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में एक है। यह कान में सोने या चांदी का तार पहनने से संबंधित है। कंछेदन मतलब कान का छेद करना। लोक नृत्य। लोक नृत्य मैंने आपको बताया था क्या होता है, फोक डांस होता है। तो इसका उत्तर होगा किसी क्षेत्र के विशेष लोक द्वारा जाने माने पारंपरिक नृत्य। लोक नृत्य क्षेत्र विशेष की संस्कृति और रीति रिवाजों को दर्शाते हैं। ये विशेष रूप से फसल कटाई उत्सवों आदि पे जो है वो अवसर पे किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने जो है इन सबको अपने अर्थों के साथ मिलाना है। इस पाठ का शीर्षक बिरजू महाराज से साक्षात्कार है। यदि आप इस साक्षात्कार को किसी अन्य नाम देना चाहें तो क्या देंगे और क्यों देंगे? तो इसका नाम देंगे पद्म विभूषण बिरजू महाराज। और क्यों? क्योंकि बिरजू महाराज ने कथक के क्षेत्र में अपना अमूल्य असाधारण योगदान दिया है, जिसके कारण उन्हें यह गरिमामय सम्मान मिला है। ठीक है, तो इसका नाम हम क्या दे सकते हैं इस पाठ का? पद्म विभूषण बिरजू महाराज। पंक्तियों पर चर्चा। साक्षात्कार में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या समझ में आया, अपने विचार लिखिए। तुम नौकरी में बढ़ जाओगे, तुम्हारे अंदर का नृतक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है? जब उन्होंने नौकरी जो है वो करना चाहा तो उस समय उनके चाचा जी ने उन्हें कहा कि अगर तुम नौकरी करोगे तो तुम उसी में अपना जो है वो ध्यान दे पाओगे और उसी में जो है पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे। इतना समय जो है वो तुम अंदर का जो तुम्हारा नृतक है उसके लिए समय नहीं निकाल पाओगे। तो इसका अर्थ क्या है? नृत्य में साधना और समर्पण आवश्यक है। नौकरी को अपनाने के बाद नृत्य के प्रति वह समर्पण और लग्न नहीं रह पाएगा जो अपेक्षित है। तो जितना लग्न और समर्पण, डेडिकेशन चाहिए नृत्य के लिए, उतनी नहीं रह पाएगी नौकरी में जाने के बाद। लय हम नृतकों के लिए देवता है। तो लय क्या होता है? जो एक ट्यून होती है, जो एक उसको बोल रहे हैं वो कि नृत्य में लय की ही विशिष्टता है और नृत्यकों जो नृतक होते हैं वो लय को देवता मानकर उसकी जो है वो साधना, उसकी पूजा जो है वो करते हैं। नृत्य में शरीर ध्यान और तपस्या का साधन होता है। ठीक है, तो नृत्य जो है वो शरीर के माध्यम से किया जाता है। इसमें तपस्या और ध्यान भी जरूरी है, इसलिए शरीर को ध्यान और तपस्या का साधन कहा गया। कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है, जैसे चिराग की लौ के समान। तो कथक में उन्होंने क्या बोला था कि नृतक जो भी नृत्य कर रहा है उसे अपनी गर्दन बहुत धीरे से, मधुरता से हिलानी होती है, जैसे कि चिराग की लौ जो है वो मधुरता से धीरे धीरे लय के साथ जलती है। उसी प्रकार से जो कथक होता है उसको अपनी गर्दन भी और अपनी उंगलियां भी बहुत धीरे धीरे मधुरता से हिलानी होती है। सोच विचार के लिए साक्षात्कार को एक बार पुनः पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिरजू महाराज नृत्य का औपचारिक परीक्षण आरंभ होने से पहले ही कथक कैसे सीख गए थे? तो बिरजू महाराज जो थे वो कैसे सीख गए थे? पहले ही नृत्य कैसे सीख गए थे? वो अपने चाचा और अपने पिताजी से नृत्य जो है वो सीख चुके थे। तो बिरजू महाराज के पिता और चाचा दोनों कथक नृतक थे। उनके घर में कथक का माहौल था, तो इसलिए उन्होंने वहीं से सीख लिया था। नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ होना क्यों अनिवार्य है?
ठीक है, क्यों आने वाले हैं, क्यों क्यों ज़रूरी है कि आपको संगीत भी आना चाहिए डांस के लिए। अगर नृतक को संगीत का सुरताल की समझ है तो वह नृत्य की लय ठीक है या नहीं उसे जान पाएगा। संगीत में लय होती है जिसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो अगर कोई डांस कर रहा है, नृतक है, डांसर है, तो उसे संगीत के बारे में जो है पता होना इसलिए जरूरी है। अगर उसको सुरताल जो है उसकी समझ आएगी तभी वो उसकी लय को समझ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए संगीत में भी लय का ज्ञान होना जरूरी है। नृत्य के अतिरिक्त बिरजू महाराज को और किन किन कार्यों में रुचि थी? तो नृत्य के अतिरिक्त बिरजू महाराज को जो है मशीनों को खोलकर उनके कल पुर्जे देखने की रुचि थी। वो अपने पंखे ठीक कर लेते थे। ठीक है, उनके ब्रीफकेस में जो है पेचकस होता था। उसके अलावा उन्हें पेंटिंग बनाने की भी रुचि थी। बिरजू महाराज ने बच्चों को शिक्षा और रुचियों के बारे में अभिभावकों से क्या कहा है? तो बिरजू महाराज ने अभिभावकों से कहा है कि यदि बच्चों को रुचि है तो उन्हें लय से खेलने दें। उन्हें लय, अगर बच्चों को इंटरेस्ट है तो उन्हें इस लय से, इस ट्यून से खेलने दें। बच्चों के पास शिक्षा या कोई हुनर जरूर होना चाहिए ताकि वह क्या बन सके, वो इंडिपेंडेंट बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। हुनर वक्त पड़ने पर हमेशा काम आता है। पाठ में से उन प्रसंगों को पहचान कर उन पर चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है बिरजू महाराज बहुमुखी प्रतिभा के जो है वो धनी थे। तो उनके अंदर प्रतिभा जो है वो कूट कूट के भरी थी। ये किन पंक्तियों से पता लगता है? देखो, वह नृत्य के साथ ही बजाते और गाते भी थे। इसके अतिरिक्त नृत्य नाटिकाओं और उनके लिए संगीत भी तैयार करते थे। फिर उन्होंने कथक की पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए अपने परिवार की विरासत को संभालते हुए प्रस्तुतिकरण का एक नया रूप तैयार किया। इसके लिए इसी प्रकार टैगोर, त्यागराज आदि कई आधुनिक कवियों की रचनाओं को लेकर भी कथक रचनाएं तैयार की। तो ये वही कर सकता है जिसके अंदर प्रतिभा हो, इतना जो है उसके अंदर बहुमुखी, मतलब इतना ज़्यादा उनके अंदर जो है टैलेंट था। बिरजू महाराज को नृत्य की ऊंचाई तक पहुंचने में उनकी माँ ने योगदान दिया। तो ये स्टार्टिंग में ही है कि संघर्ष के दौर में सदैव उनकी माँ सहयोगी रही। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट आने पर माँ और बेटे में बड़ी मुश्किल से गुजारा किया। पुरानी जरी की जो साड़ियाँ थी उन्हें जलाकर सोने चांदी की तार निकालकर बेचते थे और उससे गुजारा करते। बिरजू महाराज महिलाओं के लिए समानता के पक्षधर थे कि वो चाहते थे कि महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर बने। बिरजू महाराज की बहनों को कथक नहीं सिखाया गया किंतु अपनी बेटियों को उन्होंने कथक सिखाया और उनका कहना था कि लड़कियों के पास कोई हुनर जरूर होना चाहिए जिससे कि वह आत्मनिर्भर बन सके। तो ये कुछ पंक्तियां हैं या प्रसंग हैं जो इस पाठ से आपको समझाते हैं इन पंक्तियों के बारे में। शब्दों की बात, पाठ में आए कुछ शब्द नीचे लिखे गए हैं ना, ध्यान से पढ़िए। आजीविका, सीमित, प्रशिक्षण, सुंदरता, आधुनिक, पारंपरिक, भारतीय, सामूहिक, शास्त्रीय। आपने इन शब्दों को ध्यान से पढ़ा। मूल शब्द के आगे या पीछे कुछ शब्द जो हैं जोड़कर नया शब्द बनाया हुआ है। ठीक है, इससे शब्द में परिवर्तन आता है, इसके अर्थ में परिवर्तन आता है। शब्द के आगे जो जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग आगे जुड़ने वाला। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखो शब्द है अदृश्य। तो अदृश्य में क्या जुड़ा हुआ है? अ प्लस दृश्य। तो अ जब जुड़ जाता है तो अ को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। आवरण, आ प्लस वरण। तो आ शब्द क्या है यहाँ पर? उपसर्ग। प्रशिक्षण, प्र प्लस शिक्षण। तो प्र शब्द क्या है यहाँ पे? उपसर्ग। यहाँ पर अ, आ और प्र जो है वो उपसर्ग है। उप मतलब पहले लगने वाला। तो पहले लगने वाला जो शब्द है उसे हम बोलते हैं उपसर्ग। शब्द के पीछे जुड़ने वाले उनको हम बोलते हैं प्रत्यय। अब जो पीछे जुड़ते हैं, ठीक है, प से पीछे जुड़ने वाले शब्द और प से ही प्रत्यय है, प्र से। ठीक है, इसमें मूल शब्द में नवीनता, नवीनता मतलब नयापन आता है। मूल शब्द जो भी होता है उसमें परिवर्तन, चेंज होता है या विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, स्पेशल इफेक्ट आता है उसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे शब्द है सीमित। तो सीमा प्लस इत। तो इत शब्द जो है वो क्या है? प्रत्यय, बाद में लग रहा है। सुंदरता, सुंदर प्लस ता। ता शब्द क्या है? प्रत्यय। भारतीय, भारत प्लस ईय। ईय क्या है? प्रत्यय। सामूहिक, समूह प्लस इक। यहाँ पे इक क्या है? प्रत्यय। तो यहाँ पर इत
ता, ई और इक जो है वो क्या है, प्रत्यय है। प्रत्यय क्यों है? क्योंकि ये बाद में जुड़ रहे हैं, पीछे जुड़ रहे हैं, तो इन्हें हम प्रत्यय बोलते हैं। नीचे दो तबले में कुछ शब्द दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर उपसर्ग व प्रत्यय दिए हुए हैं आपको। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे उपसर्ग दिया हुआ है, ये आ दिया है, फिर एक मिनट, आ शब्द जो है वो क्या है, उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, आ उपसर्ग दिया है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये उपसर्ग हैं। प्रत्यय कौन से हैं जो बाद में लगते हैं, ई, इक और ता और इत, ठीक है। तो ये जो उपसर्ग और प्रत्यय दिए हैं दूसरे तबले में, आपको मूल शब्द दिए हैं। मूल शब्द क्या है, मर्म, गमन, राष्ट्र, खंड, श्रम, संस्कृति, कर्म, नाम और साधारण। इनकी सहायता से आपको क्या करना है, नया शब्द बनाना है, ठीक है। अब नया शब्द बनाना है, यहाँ पे हमने सबसे पहले बनाया है मार्मिक, ठीक है। तो मर्म प्लस इक लग गया, वो बन गया मार्मिक। आगमन, तो गमन के आगे क्या लगा दिया हमने, आ लगा दिया, तो बन गया आगमन, किसी का आना। राष्ट्रीय, राष्ट्र प्लस ई है। खंडित, खंड प्लस इत, खंडित। श्रमिक, श्रम प्लस इक। सांस्कृतिक, संस्कृति प्लस इक। साधारण का असाधारण बना दिया, अ लगा दिया आगे, ठीक है। और फिर सुकर्म, सु लगा दिया आगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इसको यहाँ पर शब्द बना। शब्दों का प्रभाव। पाठ में आए नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। कुछ कथिक डर गए, किंतु उन कथिकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों के कथक में मग्न हो गए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द इतना हटकर वाक्य पढ़िए और पहचानिए कि क्या परिवर्तन आया। पाठ में आए हुए वाक्यों में कुछ जो है कहीं पे ऐसा शब्द ढूंढिए जिसका परिवर्तन जो मतलब जो बहुत ही विशेष इफेक्ट दे रहा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर इतना शब्द है ना, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इतना शब्द जो है ना बहुत हटकर इसका प्रयोग किया गया है और वाक्य में बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे शब्द वाक्य ढूंढने हैं जिसमें कोई विशेष प्रभाव उत्पन्न हुआ। जैसे देखो, भेंट मिलने पर ही गंडा बांधूंगा, तो ही शब्द, ठीक है। यहाँ पर ही शब्द। कई वर्षों तक नृत्य सीखने के बाद जब देखता हूँ कि शिष्य में सच्ची लगन है, तभी गंडा बांधता हूँ, ठीक है। तो तभी शब्द यहाँ पर जो है ये विशेष प्रभाव दे रहा है वाक्य के अंदर। तुम नौकरी में बढ़ जाओगे, तुम्हारे अंदर का नृतक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा, पूरी तरह। तो ये ऐसे शब्द हैं जो आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ वाक्य में कोई विशेष प्रभाव दे रहे हैं। आज की पहेली, अगर नर्तक को सुर ताल की समझ हो तो वो यह लहरा ठीक नहीं है, इसके माध्यम से नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ लाइन से रखी हैं, ठीक है। एक विद्यार्थी ने अपनी डायरी में अपने विद्यालय के किसी एक दिन का उल्लेख किया है। उस उल्लेख में संगीतों के कुछ तालों के नाम हैं। आपने उन तालों के नाम ढूंढने हैं, ठीक है। आगे क्या है, आपको डायरी का एक पेज है, ठीक है। इसमें कुछ नाम उसने जो है वो दिए हैं, आपको वही ढूंढने हैं पहेली के अंदर। कल हमारे विद्यालय में संगीत और नृत्य सभा का आयोजन हुआ था। उसमें एक दो नहीं बल्कि 4 कलाकार आए थे। उन कलाकारों में से एक का नाम था रूपक, तो एक तो शब्द हो गया रूपक, और दूसरा था लक्ष्मी, ठीक है। शेष 2 कलाकारों के नाम पता नहीं चल पाए। वे दोनों जब अपनी प्रस्तुति के लिए मंच पर आए तो दर्शकों ने पूछने लगे, तिलवाड़ा, दादरा और झुमरा, ठीक है। तो तिलवाड़ा, दादरा और झुमरा। दर्शक बोले, इन तीनों में से कोई नहीं, हमें दीप चंदी और कहरावा पसंद है। दर्शकों की ये बात सुनते ही कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करी, ठीक है। तो ये शब्द हैं कुछ जो हमें इसमें ढूंढने हैं।
चलिए अगला देखते हैं। इसमें अब आपको वो शब्द जो है वो ढूंढने हैं। तो पहला शब्द जो है वो क्या है? रूपक। दूसरा शब्द है लक्ष्मी। तीसरा शब्द है कहरावा, कहरवा, झुमरा। पांचवा शब्द है तिलवाड़ा। दीपचंदी। और ये शब्द है यहाँ पे दादरा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जो है यहाँ पर शब्द जो है वो ढूंढने। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है इसके प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सारे प्रश्नों के उत्तर समझ आए होंगे। अब आपसे मिलूंगी जल्द ही अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।